जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग जीके और हिंदी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। सभी को पता है परीक्षा जो है ये जल्द होने वाली है, तो तैयारी जो है जोरों पर करनी होगी। इसके लिए डेली मॉडल पेपर चलाया जा रहा है। कोई भी मित्र क्लास को बीच में छोड़ कर ना जाया करें, पूरी क्लास को अच्छे ढंग से देखा करें। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर देते हैं और पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। मित्र पहला क्वेश्चन भाग 1 से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले दिया गया है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को हम सबसे पहले कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन आपसे, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इजी है, तो याद रखना गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है मित्र? ऋग्वेद में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो याद रखना आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम जो है यह आयुर्वेद है, और ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को होत्र कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे पुराना वेद जो है ये कौन सा है? तो याद रखना ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? तो याद रखना वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद जो है ये संगीत के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, सोच समझ कर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सा है। बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान कौन सा है। तो याद रखना शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्थान जो है ये सेबी है। सेबी का फुल फॉर्म जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका मुख्यालय जो कहाँ है? यूपी की राजधानी लखनऊ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। जहांगीर का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या पूछ रहा है, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस जो ये कब मनाया जाता है। तो याद रखना 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भाई सी, ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 आपसे क्या पूछ रहा है, सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का अनुदेश देता है या निर्देश देता है। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। देखो मित्र क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सोच समझकर आंसर दो, कोई भी मित्र जल्दबाजी नहीं करेगा। तो याद रखना निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है मित्र कपास के लिए काफी ज्यादा उपयोगी होती है। तो ये गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी में? ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। क्वेश्चन 9 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। यूरो किसकी मुद्रा है। यूरो जो है ये किसकी मुद्रा है, यह आपसे पूछ रहा है।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोपियन जोन की मुद्रा है यूरो, यानी यूरोपियन जोन में जितने भी देश आते हैं उनकी मुद्रा जो है ये यूरो है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 10 है, आपसे क्या पूछ रहा है, जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ था, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है, सोच समझ कर बताएंगे सभी भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किसने ब्रैंड एड का आविष्कार किया। ब्रैंड एड का आविष्कार जो है ये एल डिक्सन ने किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 12 आपके सामने, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा है। तो याद रखना भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 13, नाबार्ड है। नाबार्ड जो है ये क्या है, तो याद रखना नाबार्ड जो है ये एक बैंक है। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं नाबार्ड जो है एक बैंक है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, तो मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 14 आपसे क्या पूछ रहा है, सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली जो है निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नदी घाटियों के लिए नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन जो है ये कितनी बार किया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक बार। 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया। कहा जाए सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण जो है कौन से रंग में होता है, तो याद रखना लाल में। ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर जो है किस प्रदूषण से संबंधित है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। ऑप्शन क्या होगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझकर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। किस राज्य द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। किस राज्य द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, तो याद रखना राजस्थान। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो ये किससे जुड़ा था, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तिनकठिया आंदोलन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। क्वेश्चन नंबर 21 है। सोच समझकर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर दो। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक जो ये कौन था, तो याद रखना MG रानाडे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार की यात्रा करता है। ऊर्जा जो है सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है, यह आपसे पूछ रहा है। तो विकिरण माध्यम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है।
शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है ये अशोक चक्र है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं अशोक चक्र, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल सही बता रहे हो। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये स्कर्बिक अम्ल है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। विटामिन सी जो है मित्र ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये वाले सभी मित्र हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26। इसका राइट आंसर आपको बताना है। भारत के संविधान की व्याख्या करना का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को है? भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार जो है ये किस संस्था के पास है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार जो है ये उच्चतम न्यायालय के पास है, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? काराकोरम की दक्षिणी सीमा जो है ये किस भारतीय नदी से बनी है, यह आपको बताना है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 नदियों से, यानी गिलगित नदी, सिंधु नदी और सयोल नदी। तो इस ऑप्शन के तौर पर देखा जाए तो इसमें केवल गिलगित नदी दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी निम्न में से किसके कारण होती है? आंखों में दूरदृष्टि की बीमारी जो है ये निम्न में से किसके कारण से होती है? 4 कारण आपके सामने लिखे गए हैं, इसका आंसर बताना है। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक के छोटे होने से। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? पहली बार जब अपनाया गया तो उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 395। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन 30 आपसे क्या पूछ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को चंपारण की तिनकठिया पद्धति की समस्या से अवगत कराया और उनसे चंपारण आने के लिए आग्रह किया था? यानी तिनकठिया पद्धति की समस्या से किसने गांधी जी को अवगत कराया और चंपारण आने के लिए उन्हें आग्रह की, उनसे विनती की आप चंपारण आइए, किसने किया था, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र आपको बताना है कौन था। तो याद रखना घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है ये बिंदुसार था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे कि चंद्रगुप्त का पुत्र का क्या नाम था, तो बिंदुसार बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था, तो अशोक था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मित्र, क्वेश्चन नंबर 32। सोच समझकर मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश के संस्थापक थे? सैयद वंश के संस्थापक का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश की स्थापना जो है ये ख्रिज खां ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, ख्रिज खां इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना जो है ये कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य
संगठन की स्थापना हुई? ऑप्शन क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है, जब स्थापना हुई थी उसी साल से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा कब विमुद्रीकरण की घोषणा की गई? तो याद रखना, मध्य रात्रि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि मतलब विमुद्रीकरण किया जा रहा है, नोटों की बंदी की गई थी। कब की गई थी? तो 8 नवंबर को रात 12 बजे 2016 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35 आपके सामने है, भारत का या की वह पूर्व प्रधानमंत्री कौन या था या थी जिसने चीन की कभी यात्रा नहीं की? यानी आपसे पूछ रहा है भारत के ऐसे कौन प्रधानमंत्री है जो चीन की कभी यात्रा नहीं की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने कभी चीन की यात्रा नहीं की थी, तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ये। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? लोकगीत कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, रसिया भी है, कजरी भी है और बिरहा भी है। रसिया, कजरी और बिरहा ये जो तीनों हैं ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हो जाएंगे। लेकिन ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश का बिल्कुल भी नहीं है, राजस्थान का है। कहाँ का है मित्र? ढोला मारू जो है ये लोकगीत राजस्थान का है, ये उत्तर प्रदेश का बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है? ठंडी समुद्री जलधारा आपसे पूछ रहा है, तो वेगुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके, क्वेश्चन नंबर 38। सोच समझकर राइट आंसर देने की कोशिश करना। उत्तर प्रदेश में सुरहताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सुरहताल पक्षी विहार जो ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है मित्र। क्वेश्चन नंबर 38 का सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुरहताल पक्षी विहार जो ये बलिया में है, तो राइट आंसर हो जाएगा बलिया जिला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने जीके से संबंधित 38 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 38 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और उससे पहले हिंदी पर भाग 2 पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्र, तो ये रामबाड़ी बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ये रामबाड़ी बुक जो है ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, जिसमें यूपी पुलिस के फुल सिलेबस के साथ, यहाँ रख देते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे। चलिए इसे हम बड़ा कर लेते हैं। अब इसे हटा देते हैं, इसे बड़ा करके फिर यहाँ बताते हैं आपको। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मित्र, तो रामबाड़ी बुक आपके लिए आ चुकी है, जिसमें कहा जाए पूरा सिलेबस यानी जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से समझाया गया है पूरे कंसेप्ट के साथ। यूपी पुलिस का फुल सिलेबस है। नए पैटर्न के आधार पर कहा जाए मित्र, 49 रुपये में नहीं, अभी मात्र 39 रुपये में मिल रही है। ई बुक मिलेगी, यानी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये ई बुक मिलेगी, जिसमें यूपी पुलिस का फुल सिलेबस दिया गया है। मात्र 39 रुपीज़ में आप इसे परचेज कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652, इस पर मैसेज कर सकते हो और इस रामबाड़ी बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और मात्र 39 रुपीज़ में 60% के डिस्काउंट्स के साथ आप इस ई बुक को ले सकते हो मित्र। तो लेना होगा तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना और इस रामबाड़ी बुक को ले लेना, जो आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाला है मित्र। भाग 2 पर बढ़ने से पहले सभी मित्र से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मित्र क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ अच्छी लगे तो कर देना। और जो भी मित्र पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। भाग 2 आ चुका है, यानी सामान्य हिंदी से रिलेटेड
पहले गद्यांश दिया गया है तो पहले हम गद्यांश को ही कवर कर लेते हैं। जल्दी से गद्यांश पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ गद्यांश को पढ़िएगा। निर्देश दिया गया है 39 से 43। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न का सही विकल्प का चयन करें। गद्यांश पढ़िएगा। सादा जीवन उच्च विचार यह मुहावरा सुनने में इतना मनमोहक है, परंतु इसके अनुरूप जीवन को ढालना अत्यंत कठिन है। इस मुहावरे को साकार कर जीवन में उतारने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। जो वे कहते थे उसे करके ही दम लेते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन को कठिन तपस्या के रूप में लिया और स्वयं उसकी आग में तप कर कुंदन बना लिए। तदंतर उनकी चमक से संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो उठा। वे किसी राजनीतिक दल अथवा जोशीले भाषण के बल पर दुनिया में पूजनीय नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस सम्मान और ऊंचाई को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त किया। उनका जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन अपनी बौद्धिकता और योग्यता के बल पर उन्होंने एक महान दार्शनिक और लेखक के रूप में प्रख्यात अर्जित की। साथ ही वे एक ओजस्वी वक्ता के रूप में पहचाने गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। उन्हें 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, लेकिन वे 2,500 रुपये मासिक वेतन लेते थे। उनके वेतन की शेष राशि जो है देश की उन्नति और विकास के कार्यों में खर्च होती थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति समर्पित थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है देश के प्रति समर्पित थे। अब आपके सामने आ चुका है गद्यांश से रिलेटेड। ये गद्यांश आप भी हमारे साथ पढ़े होंगे, तो तुरंत आप आंसर करेंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति पर थे। उनके वेतन की शेष राशि किस लिए की जाती थी, यानी किस लिए खर्च की जाती थी, किस कार्य में खर्च की जाती थी? तो याद रखना देश की उन्नति और विकास के कार्यों में। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। समर्पित में प्रत्यय बताना है, समर्पित में प्रत्यय बताना है, तो याद रखना इसमें इत प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा 40 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इत प्रत्यय बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन किस रूप में प्रारंभ हुआ था। तो अभी आपने पढ़ा था कि राधाकृष्णन का जन्म जो है, ये शिक्षक जीवन काल जो है, यह जीवन किस रूप से आरंभ हुआ था? तो याद रखना शिक्षक के रूप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन 42 आपसे क्या पूछ रहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए? डॉक्टर राधाकृष्णन किस गुण के कारण दुनिया में पूजनीय हुए, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अपनी योग्यता के कारण ये दुनिया में पूजनीय हुए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, ये गद्यांश जो पढ़ा आपने, इस गद्यांश का उचित शीर्षक जो है ये क्या है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन एक विराट व्यक्तित्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आ चुका है आपके सामने हिंदी की सामान्य हिंदी से रिलेटेड, यानी त्रावर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? त्रावर्ण जो है ये किन वर्णों के सहयोग से बना है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना यहाँ त्रावर्ण जो है ये ता और रा से मिलकर बना है, जिसमें ता जो है ये स्वर रहित होता है और रा होता है। तो इन दोनों वर्णों के संयोग से बना है त्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त वर्णों की संख्या जो है ये 4 होती है, छ, त्रिक, ज्ञ और स्रा। इसमें त्रा जो है ये ता और रा से मिलकर बना है। मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है क्वेश्चन 45। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण उसका खत्म हो गया। कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल परफेक्ट है? तो याद रखना प्राण जो है बहुवचन होता है, तो उसके प्राण निकल गए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप से पूछ रहा है, निम्न में से निषेधात्मक वाक्य पहचानिए। यानी निषेधात्मक यानी नहीं का प्रयोग किसमें हुआ है? तो मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा, इसमें निषेधात्मक वाक्य यानी नहीं का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। अनेकार्थी शब्द नाग जो है इसमें से कौन सा अर्थ हो सकता है?
फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन 47, याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाथी। हाथी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 47, क्वेश्चन 47 को ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भानुदय का सही संधि विच्छेद जो है ये भानु प्लस उदय होगा मित्र। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नामदास का पोथा जो कि कौन सी विधा है, उपन्यास है, के रचयिता है। अनामदास का पोथा जो कि कौन सी विधा है मित्र, उपन्यास है, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यह आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अव्यय की परिभाषा किस विकल्प में है। अव्यय की परिभाषा जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं, जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, यानी जिस शब्द का रूप हमेशा एक सा रहे, कोई भी बदलाव ना हो किसी भी स्थिति पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाहिना का तत्सम रूप है। दाहिना का तत्सम रूप आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन क्या होगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उससे बताइए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो याद रखना जड़ता, घटना और दया जो है ये तीनों स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन बुढ़ापा जो है यहाँ पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन 53 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है, क्वेश्चन 53 बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बालिका निबंध लिखती है, क्या लिखती है, हमें आंसर मिल रहा है कि निबंध लिखती है, तो साकर्मक यही हो जाएगा। बाकी मंदाकिनी जो है ये सोती है, क्या सोती है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी अकर्मक है। बालक खिलौना पाकर हंसता है, क्या हंसता है, यानी कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन बालिका निबंध लिखती है, क्या लिखती है, तो निबंध लिखती है, इसका आंसर मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 53, क्वेश्चन 54 आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताना है। समय की दृष्टि से अनुकूल वाक्यांश के लिए एक शब्द। समय की दृष्टि से अनुकूल इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ये क्या होगा, तो याद रखना समय अनुकूल। राइट आंसर हो जाएगा भाई डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं समय की दृष्टि से अनुकूल इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द जो है समय अनुकूल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो, डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, क्वेश्चन 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3। 55 का राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जयद्रथ वध खंड काव्य है के रचनाकार हैं। जयद्रथ वध के रचनाकार जो है ये कौन है, तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र कब कहे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन क्या होगा सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। हस्त शब्द का तद्भव है, शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, 57 का बता देंगे आंसर क्या होगा, तो याद रखना हस्त का तद्भव जो है ये हाथ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है, तो जो भी मित्र बता रहे हैं ये बिल्कुल सही होगा। कुछ लड़के जा चुके, इस वाक्य में शब्द कुछ के विशेषण का भेद बताइए, यानी कुछ जो है ये क्या है, विशेषण का कौन सा रूप है, क्वेश्चन 58। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं कुछ लड़के जा चुके हैं, इस वाक्य में कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 59 आपके सामने आ चुका है, सोच समझकर सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, उस शुद्ध वर्ग का चयन करना है, तो याद रखना घर, निकेतन, आयतन, आयतन और निलय जो है ये घर के या कहा जाए आवास के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो यही बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 आपके सामने आ चुका है, इसका राइट आंसर बताना है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी वर्तनी जो है कुमुदनी की बिल्कुल परफेक्ट लिखी गई है, तो याद रखना 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुमुदिनी होता है, तो कुमुदिनी की वर्तनी जो है ऑप्शन सी में बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है। नेक्स्ट आपके सामने है शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, यह आपको बताना है।
तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मुरझाया हुआ फूल वर्षा के फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो यही बिल्कुल सही होगा में, तो यही बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। लो यह लतिका भी भर लाई, मध मुकुल नवल रसगागरी। इस पे बताना है कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है, यह आपको बताना है। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 62 का मानवीकरण अलंकार होगा। जहां प्राकृत का वर्णन जो है ये मानवीय गुणों से किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहा जाए जहां निर्जीव वस्तुओं का तुलना जो है एक इससे कहा जाए मानव के मानवीय गुणों से किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मृगावती के लेखक कौन है, मृगावती के लेखक कौन है, क्वेश्चन 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मित्र, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 63 मैंने कवर किया, क्वेश्चन 64 अब आपके सामने है। सभी मित्र सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करेंगे। चंदन विष व्यापत नहीं निपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ये जो पंक्ति लिखी गई है, चंदन विष व्यापत नहीं लपिटे रहत भुजंग, ये रहीम दास जी की पंक्ति है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दोहा का विपरीत जो है ये सोरठा होता है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 होते हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं। ठीक इसी का अपोजिट जो है पहले और तीसरे में 11-11 होता है, दूसरे और चौथे में 13-13 होता है। तो दोहा का अपोजिट जो है ये सोरठा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सडानंद शब्द का सही समास विग्रह का उदाहरण है। सडानंद शब्द का सही समास विग्रह का उदाहरण जो है इसमें साफ साफ है, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्न में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग जो है बिल्कुल उचित ढंग से हुआ है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। डी बिल्कुल सही होगा मित्र, डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर देने की कोशिश करें। 68 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो याद रखना अल्प विराम लगता है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। अल्प विराम वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार भी हो और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी हो। क्वेश्चन 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, पात भरी साहरी सफल सुत बारे बारे। इसमें क्या कहा जाए मित्र, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। साहित्य कुंजन नामक साहित्य पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। साहित्य कुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर, ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इंदौर वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहा जाता है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, तो याद रखना बोली कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किस शब्द में री स्वर नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। री स्वर किस में नहीं है, तो याद रखना कृपा में, कृष्णा में और दृष्टि में री स्वर है, लेकिन रिवाज में री स्वर बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। निम्न में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। मोटा का मोटी होता है, धोबी का धोबिन होता है, तेल का तेलिन होता है, तेली का तेलिन होता है, दाता का दानी नहीं होता, दात्री होता है।
दाता का दानी नहीं मित्र, दात्री होता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो फिर खाली स्थान देते हैं, इसमें कौन सा मुहावरा उचित होगा? क्वेश्चन 74 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, दुखी क्यों होते हो जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75 है। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मैं वाक्य का कौन सा प्रकार है? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, ये कैसा वाक्य है? फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 75 का। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने इस मॉडल पेपर का 50% भाग जो है ये अच्छे ढंग से कंप्लीट किया, जिसमें मैंने 38 क्वेश्चन जीके से संबंधित था उसे अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने हिंदी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन दिए गए थे 37-38 लगभग, उतना मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट किया। 38 क्वेश्चन जीके से और 37 क्वेश्चन हिंदी से, कुल मिलाकर मैंने 75 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। 75 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। क्लास कैसी भी लगी हो प्लीज अपना फीडबैक दिया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो तो भी बताया करो, नहीं अच्छी लगी हो तो भी बताया करो, प्लीज फीडबैक दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। 75 क्वेश्चन में स्कोर कितना रहा जरूर बताना। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी भाई? तो मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ फुल मैथ और रीजनिंग के साथ, यानी जितने मैथ के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं और जितने जीके को रीजनिंग के, जीके हिंदी तो मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है, जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं इसके फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, वहां सर्च कर लेना। और पूरी इस कहा जाए प्रैक्टिस को पूरे अच्छे ढंग से सॉल्व कर लेना। कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में भेज देना, वहां सर के द्वारा सॉल्व करा दिया जाएगा। पूरी पीडीएफ है, यानी कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन विद आंसर के साथ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो मित्र, आज की क्लास आपको कैसी लगी हो प्लीज फीडबैक दे दिया करो। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है जो मैंने कंप्लीट किया जीके हिंदी में, तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मित्र, आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।